तो अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको इसके अलावा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ने की ज़रूरत और कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में सब कुछ है जो मैं आपको कराऊंगा, उसके अलावा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे बाहर आपका पेपर आ ही नहीं सकता पेपर में। पहली बात, बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे बड़ा चैप्टर 11th-12th में है ही नहीं। पहली दूसरी बात, और तीसरी बात कि ये हमारे जो हैं ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वगैरह हो गया, रेप्लिकेशंस होगी, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशंस, जेनेटिक कोड, लैक ऑपरॉन, ह्यूमन जीनोम, फिंगरप्रिंटिंग, ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 9th-10th की थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ी होगी कि जिससे आपको समझ आना स्टार्ट हो जाए। आज हम बस करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का थोड़ा सा मैं आपको वो दे देता हूँ, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ते क्या है, हम मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत कुछ है। तो सबसे छोटा पार्ट, सबसे बेसिक पार्ट पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस मतलब मेरे जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे मेरे पापा के जो कैरेक्टर्स थे, फीचर्स थे, वो सारे मेरे में ट्रांसफ़र हुए, उसे हमें इनहेरिटेंस कहते हैं। ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, इसे हम कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस कहते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा, पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लो। डीएनए होता क्या, ये उसका स्ट्रक्चर है, सिर्फ ये पढ़ना है और ये नहीं देखना, आपने कंफ्यूज हो जाओगे। डीएनए का स्ट्रक्चर और आरएनए, पहले डीएनए और आरएनए में फ़र्क क्या है। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये डी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। मतलब जो डीएनए होता है ना, वो चीज़ होती है जो कि ट्रांसफ़र होती है इधर से उधर। डीएनए वो चीज़ होती है। ठीक है, अब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये तो बहुत बच्चों ने देखा होगा डीएनए का स्ट्रक्चर, ये तो देखते ही हैं। इसमें होता क्या है, जो हमारा डीएनए होता है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है। पहले तो हमारा होता है शुगर से, उसके शुगर हो गया, उसके बाद हमारे पास बेसिस हो जाते हैं, नाइट्रोजन बेसिस, और तीसरा हमारे पास होता है फॉस्फोरिक एसिड। तभी तो लास्ट में डी राइबोन्यूक्लिक एसिड हुआ ना, तो एसिड आया वो इसलिए आया क्योंकि फॉस्फेट है इसमें। जो शुगर और फॉस्फेट होता है वो इसकी दीवार बनती है, मतलब हड्डी बनती है इसकी। इसमें हड्डी कहाँ दिख रही है आपको, ये आपको हड्डी दिख रही होगी ना, ये स्ट्रैंड, इसे हम बोलते हैं ये बनती है शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन। ठीक है, जो बैकबोन है डीएनए की वो शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनी हुई है। मैंने 3 चीज़ें बोली थी, शुगर, फॉस्फेट और तीसरा मैंने बोला था नाइट्रोजन बेसिस। अब नाइट्रोजन बेसिस ये रहे इसके बीच में, ATGC, ऐसे हमेशा याद रखना 4 होते हैं ATGC, ये तो याद करना पड़ेगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ATGC 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। ठीक है, हमेशा जो A होता है वो T के साथ होगा और G होगा वो होगा C के साथ। मतलब A जो होगा वो डबल बॉन्ड करेगा T के साथ, और जो G है वो ट्रिपल बॉन्ड करेगा C के साथ। इसका अपोजिट भी है, जो T है वो डबल बॉन्ड करेगा A के साथ, C है वो ट्रिपल बॉन्ड करेगा G के साथ। मतलब कहीं भी अगर A लिखा आ जाए तो उसके सामने ऑटोमेटिकली आपने T लगा देना है, इसका मतलब ये है और कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे यहाँ पे G के सामने C है, इसके C के सामने G है, A के सामने T, ये नाइट्रोजन बेसिस हो गए। अब जो ये टर्न है, ये जो हमारा डीएनए का टर्न है, ये 360 डिग्री है, मतलब पूरा ऐसे घूमेगा, पूरा अगर ऐसे है ना तो पूरा ऐसे घूम जाएगा, पूरा 360 घूमेगा। मतलब अगर ये है ना तो ये पूरा 360 घूम के फिर ऐसे,
ये 360 टर्न होता है। ये देखो ये होता है 180, ये होता है 180, 180 180 प्लस 360 हो जाता है। तो पूरा 360 घूमता है ये जो है ना, मतलब ऐसे तो पूरा 360 घूम रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम, और एक इसमें ना 10 बेस पेयर आते हैं, ठीक है। बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है डीएनए के स्ट्रक्चर में। डीएनए और आरएनए में एक डिफरेंस होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए हम सिंगल स्ट्रैंडेड लेते हैं। इसमें सब कुछ सेम है, बस एक स्ट्रैंड आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम है और कुछ डिफरेंस नहीं है। बस इतना पढ़ना था। हमारा 5 टॉपिक में से एक टॉपिक हो गया हमारा डन, इसे हम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है भैया। अब उसके बाद आता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब देखो, आपके जो फादर में डीएनए है वो अगर ऐसे ही ट्रांसफ़र हो जाएगा बिना रेप्लिकेट हुए, तो आपके फादर के पास तो डीएनए कम रह गया ना। मतलब अगर आपके पापा के पास 10 केले हैं, आपके दादू ने आपके पापा को 10 केले दिए, आपके पापा ने भी आपको 10 केले देने हैं, तो वो पहले कहीं से 20 केले लेके आएंगे ना, कि 10 केले मेरे पास भी रहें और 10 केले मैं आगे भी दे दूँ। वो यही करेंगे ना, मतलब एक का 2 गुना कर देंगे। तो वही करना है पहले स्टेप पे हमने, डीएनए रेप्लिकेशन 2 गुना कर देना है, डबल रेप्लिकेट कर देना है, सेम टू सेम बना देना है। अब ये डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है ये कैसे है, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। मतलब इस डायग्राम से समझते हैं, ये सेमी कंजर्वेटिव मतलब ये देख लो, हम अगर बीच में से एक लाइन पास करें तो ये इतना बचेगा। तो हमारा जो ट्रांसफ़र जो एक होता है डीएनए असली वाला, वो इतना आधा मिलता है और आधा नवा आता है, तो पूरा एक ऐसे बन जाता है। आधा हमारा पापा का ही रहेगा, एक और ऐसा डुप्लीकेट आ जाएगा नवा बन के, वो इसके साथ जुड़ जाएगा। ऐसा होता है सेमी कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव होता तो एज इट इज़ डीएनए कॉपी होता है, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सेमी कंजर्वेटिव होता है। आधा इसमें से निकलेगा, आधा इसमें से निकलेगा, ऐसे हो जाएगा, फिर आधा ऐसे बन के और आएगा, तो फिर ऐसा प्रॉपर बन जाएगा। ऐसा होता है। अब उसके बाद अब ये जो स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, ये एक सिंगल स्ट्रैंड है, ये इसमें 2 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। अब ये 5 यहाँ पे होता है 5 और यहाँ पे 3, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये डायरेक्शन होते हैं, 5 से स्टार्ट होके 3 पे ख़त्म होता है, ऐसा डायरेक्शंस होती हैं डीएनए की, ये आपको याद करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं आपको पूरी डिटेल में इसलिए नहीं समझा रहा हूँ, बट आपको ये बता रहा हूँ कि पेपर में क्या आएगा। अगर आपने पूरा समझना है तो ये चैप्टर को 8 घंटे देने ही पड़ेंगे। अगर आपने मेरे से लेने हैं वो अलग बात है, मैं आपको जल्दी करा दूँगा, मैं आपको 1 घंटे के अंदर अंदर करा दूँगा। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद सेमी कंजर्वेटिव होता है, हाँ 5 स्टार से 3 तक ये डायरेक्शन होती है इसकी, ठीक है। ऑलवेज, हमेशा। नेचर ऑफ रेप्लिकेशन क्या होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है और बाय डायरेक्शनल होती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ बाय डायरेक्शन सर, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये भी एक, चलो इससे नहीं समझाती, इससे कंफ्यूज हो जाओगे आप, इससे समझाते हैं। मतलब अगर एक 5 और 3 होगी ना, तो दूसरी जो स्टैंड होगी, अगर ये 5 है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये 3 होगी। अब अगर ये 5 है ना, तो इसका अपोजिट होगा, यहाँ 3 से स्टार्ट होगी और 5 यहाँ पे आएगा, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होगा, बाय डायरेक्शन होती है। उसके बाद जो हमने रेप्लिकेट करना है, 1 से 2 बनाना है, उसमें एंजाइम्स तो यूज़ होंगे ही होंगे। बिना किसी प्रोटीन के, बिना किसी चीज़ के काम कैसे करेंगे, प्रोटीन तो चाहिए, एंजाइम्स तो चाहिए, जो काम करवाएं, रेप्लिकेट कराएं, वो तो चाहिए। अब उसके बाद एंजाइम्स पढ़ेंगे सबसे पहले।
अब आपने बस इस बार सुनना है और कुछ नहीं करना, उसके बाद नोट्स की फ़ोटो वगैरह आपको दे दूँगा, आपको बस एक बार रिवीजन करनी है और कुछ नहीं करना। अब एंजाइम्स क्या होंगे? एंजाइम्स को देख के डरना नहीं है, बस नाम याद करने की कोशिश करनी है, हो जाएंगे तो। होंगे क्यों नहीं होंगे वैसे तो। अब पहला एंजाइम होता है हेलिकेज, दूसरा होता है परमिएज, फिर होता है डीएनए पॉलीमरेज, फिर डीएनए पॉलीमरेज ये 3 है, ये 1 है, फिर लाइगेज, टोलोपरमेज, एसएसबी प्रोटीन। डरना बिल्कुल नहीं है, कुछ भी समझ आएगा मेरे को पता है, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये हमारा एक डीएनए है ना, 5 स्टार 3 स्टार 3 स्टार 5 स्टार, ठीक है। ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है। अब इसको हमने डबल करना है, मतलब ऐसा ही एक और बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है, क्या लिखा हुआ है, हेलिकेज। हेलिकेज क्या होता है? हेलिकेज ऐसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। हेलिकेज ऐसा स्ट्रक्चर होता है। हेलिकेज यहाँ पे आके लग जाता है और क्या करता है, अनवाइंड द डीएनए हेलिक्स। हेलिक्स क्या होता है, ये दोनों को हम हेलिक्स बोलते हैं, डीएनए हेलिक्स बोल जाता है। इसको अनवाइंड करता है, इसको अगर ऐसे है ना तो ऐसे कर देगा, खोल देगा। अनवाइंड मतलब ऐसे खोल देना। तो अच्छा, तो हेलिकेज क्या करेगा, इसको ऐसे खोल देगा, थोड़ा सा खुल गया, ठीक है। हेलिकेज पीछे आ गया और उसको खोल दिया साथ साथ। अगर ये 3 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 है तो ये 5 हो जाएगा, 5 है तो ये 3 बन जाएगा, ठीक है। समझ आया? अब उसके बाद हमने दूसरा एंजाइम कौन सा पढ़ा था, प्राइमेज। प्राइमेज क्या कहता है, आरएनए प्राइमर बनाता है। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हमने डीएनए नवा बनाना है, तो नवा बनाने के लिए उसको एकदम एक होता है बटन पे स्टार्ट करना। अगर ये हमारा डीएनए सेम बनाने का जो बटन है, उसको स्टार्ट कौन करेगा, वो करेगा, ये करेगा आरएनए प्राइमेज, ये स्टार्ट करेगा। तो ये बनना स्टार्ट हुआ, कैसे बनता था, 5 से लेकर 3 पे जाता था, है ना। तो ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर ये 3 है तो ये 5, ठीक है। 5 से लेकर 3 पे जाता था, ये हमने सीखा, ठीक है। अब सेम यहाँ पे भी ऐसा बन जाएगा, ठीक है, बट उल्टा बनेगा, ऐसे करेगा, ऐसे बनेगा, क्योंकि ये 3 है तो यहाँ पे अपोजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 5, ठीक है, डन, ठीक है। अब ये दोनों हो गया। अब हमने प्राइमेज डन कर लिया, हमने हेलिकेज डन कर लिया। अब आता है डीएनए पॉलीमरेज 3। अब ये जो स्ट्रैंड बने हैं, बटन स्टार्ट इसने कराया बनना, बट बनाया किसने है, इसने बनाया है। ये जो पूरा स्ट्रैंड बना है ना, ये किसकी वजह से बना है, डीएनए पॉलीमरेज की वजह से बना है, वो भी डीएनए पॉलीमरेज 3 की वजह से बना है ये स्ट्रैंड, ये वाला, समझ आई। अब उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 ये करेगा जो हमने ये आरएनए बनाया है ना, आरएनए प्राइमेज, इसको हटाना भी तो है हमें, ये थोड़ा ना लेके जाना है। ये क्या पता फिर तुमने ट्रांसफ़र कर रहे जीन, साथ में प्राइमेज भी ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर वो तो गलत हो जाएगा, इसको भी तो हटाना है। अब इसको कौन हटाएगा, इसको हटाएगा डीएनए नहीं सॉरी, हाँ डीएनए पॉलीमरेज, स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, डीएनए पॉलीमरेज 1 इसको ही हटाएगा, ओके। अब उसके बाद अब इसको थोड़ा और पीछे लेके जाते हैं, ये ऐसे जाएगा पीछे और ऐसा खोलता जाएगा, ठीक है। तो हम इसको और लेके जाते हैं, लो और खुल गया, और खुल गया। अब ये यहाँ पे पहुँच गया, ये रहा 5, ये रहा 3, ये रहा 5, ये रहा 3,
उसके बाद ये यहाँ तक आ गया है। अब ये हो गया RNA प्राइमेस, ठीक है। अगर ये 3 है तो ये 5 होगा, ये 5 है तो ये 3 हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे भी लगेगा, पहले इतना आया था 3 5। देखो हमेशा जो है वो DNA 5 से स्टार्ट होके 3 पे जाता है ना। पर यहाँ तो 3 आ गया ना, 3 और कैसे जाएगा, नहीं जा सकता, हमेशा 5 से 3 जाता है। तो हमें एक और बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए लो एक और बना लिया, ये रहा 5, ये रहा 3, डन। अब हमारे ये 2 बन गए DNA के फ्रेगमेंट्स। तो इन दोनों को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अच्छा, अब ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है ना, इनके बीच में ये क्या बनाया है मैंने भाई, दो चीज़ें हैं, इन दोनों को जोड़ने के लिए। अगर ये 2 चीज़ें इन दोनों को जोड़ने के लिए एक बीच में चीज़ तो चाहिए, तभी तो ग्लू टाइप का काम तो करेगा ना। तो ये होता है लाइगेज। तो हमने बहुत सारे लगभग पढ़ लिए। DNA पॉलीमरेज पढ़ लिया, DNA ये पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, लाइगेज पढ़ लिया जो कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है। अब उसके बाद क्या, देखो अब कोई चीज़ को, अगर कोई चीज़ ऐसी है, अगर मैं इसको, ये तो चलो ऐसे होगा नहीं, बट अगर मैं, हाँ ये देखो, लेट्स सपोज एक पेज ले लेते हैं, है ना, ये हम एक पेज ले लेते हैं, हम 2.5 पे देखेंगे, कोई बात नहीं, 2.5 पे देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने मान लिया अपना DNA का, है ना, ये DNA का स्टैंड मान लिया, ठीक है। अब भी पहले ये ऐसा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लाइगेज लगा लिया और हम इसे ऐसे खोलते जा रहे हैं। एक तो इसे तो ऐसे खोलते जा रहे हैं, है ना, इसे तो ऐसे खोलते जा रहे हैं, पीछे जाते हुए। ये देखना, अगर ये हम इसको खोलते जाएंगे तो ये ऐसे कंसोलिडेट और टाइट होगा ना, तभी तो छोटा होगा। ये देखो और छोटा हो रहा है, देखो फिर और छोटा हो रहा है, देखो अब कितना पतला हो गया, ये खुल गया, ये और पतला हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो कोइलिंग है, कोइलिंग COIL कोइलिंग है, वो ज़्यादा हो चुकी है। अब कोइलिंग सुपर कोइल हो गया है, बहुत टाइट हो गया है। तो इसको बचाने के लिए, इसको रिलीव करने के लिए, टेंशन ये जो बनी है इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एंजाइम का यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं टोपियोली, ये लिखा हुआ टोपियोली प्रमेस। स्पेलिंग में बोला सही से, प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, अगर गलत तो कर लेना, बट स्पेलिंग ध्यान से करके जाना, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख भी दी। अब हम पढ़ेंगे अच्छे से दोबारा। अब RRB प्रोटीन क्या है जी, देखो यहाँ पे ना स्ट्रैंड्स पे RRSSB प्रोटीन्स होते हैं। क्या करते हैं ये प्रोटीन्स, अगर मैंने कोई चीज़ों को, ये देखो ये चीज़ खुली हुई है, बंद भी तो हो सकती है, ये तो चलो पेज ऐसे चिपकेगा नहीं, बट DNA के स्ट्रैंड्स तो हो सकते हैं। तो इनको ऐसे रखने के लिए, ऐसे दूर रखने के लिए, मान लो मेरे जो हाथ है ना, ये SSB प्रोटीन्स है, ये इनको दूर रखने, ऐसे नहीं होने दे रहे, ऐसे रख रहे हैं, ये है SSB प्रोटीन्स। तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे DNA रेप्लिकेशन को, इतना मेरे को कन्फर्मेशन है। इसके अलावा अब एक बार स्टेप्स पढ़ लो। पहले अनवाइंडिंग होती है जी, हाँ हमने अनवाइंडिंग कराई भाई, ऐसे खुल गया हेलिकेज से। उसके बाद क्या होती है, प्राइमर बाइंडिंग होती है भाई, RNA प्राइमेस लग गया, बाइंडिंग होगी। उसके बाद इलॉन्गेशन। हाँ, अब मैंने एक चीज़ नहीं बताई, अब इस वाले स्ट्रैंड को और इस वाले स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, देखो
इसको तो हम प्रॉपर पूरा एक लंबा बनना है तो हम इसे लीडर बना देते हैं, लीडिंग स्टैंड। देखो अब ये बीच में टूटा फूटा सा है, लैग कर रहा है, तो हम इसे लैगिंग स्टैंड बना देते हैं। तो ये लैगिंग स्टैंड हो गया बस। अब इलोंगेशन होता है, एक होता है लैगिंग स्टैंड और एक तो लीडिंग स्टैंड। ये कॉन्टिन्यूस करते रहते हैं, डिसकंटिन्यू हो जाता है, फिर वो का जाके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। फिर प्राइमेज रिमूव होता है, रिप्लेस हो जाता है किससे, डीएनए पॉलीमरेज 1 से, ये भी पता है हमें। उसके बाद जॉइनिंग फ्रेगमेंट्स, डीएनए के जो जॉइनिंग फ्रेगमेंट्स, हाँ इन दोनों ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जॉइन करने के लिए हमने लाइगेज करा था। उसके बाद टर्मिनेशन। अब इसके बाद क्या होगा, ये सब हट जाएगा, ये दो जो बने इनको ऐसे फिर दोबारा जोड़ जाएंगे, तो बस टर्मिनेट हो जाता है, बंद हो जाता है। लो सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे भी बनाया हुआ है, अगर आपको अच्छे से चाहिए आप अच्छे से भी बना सकते हो। ये GAG ये आपको पता है, मैंने अभी बताया था। ये अगर ये दो हैं तो अगर ये दो स्टैंड्स हैं तो बीच बीच में नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। यहाँ मैंने नहीं बनाया, ये आप बना लो, कोई बात नहीं, सब सेम ही है, ठीक है। बस यही है। और आपका एक पार्ट, मैं तो कहता हूँ 2 टॉपिक्स ख़त्म हो गए, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा इसमें, बस ये भी ख़त्म हो गया आपका। अब आते हैं हम ट्रांसक्रिप्शंस पे।